आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। ठीक है, जो कि डिटर्मिनेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम देखेंगे क्या कि यहाँ के क्वेश्चन को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से कैसे सॉल्व किया जाता है। जो क्वेश्चन हम लोग पहले डायरेक्ट एक्सपेंड करते थे उसी क्वेश्चन को अब डायरेक्ट एक्सपेंड ना करके उसी क्वेश्चन को हम लोग जो है प्रॉपर्टीज का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, फर्स्ट इसका है the value of a determinant remains unchanged if its rows are changed into columns and vice versa। पहला प्रॉपर्टी इसका है क्या, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कहा क्या, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है यदि इट्स रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स। यदि इसके रो को कॉलम में चेंज कर दें एंड क्या वाइस वर्सा, मतलब क्या, यहां क्या कहा, इट्स रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स या फिर इट्स कॉलम्स आर चेंज्ड इनटू रोज। ठीक है, यदि किसी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें, ठीक है, अर्थात क्या उसका ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, तो उस डिटर्मिनेंट में क्या होता है, कोई भी बदलाव नहीं आता है। ठीक है, दोनों वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। देखिए इसको एक एग्जांपल्स बताते हैं। लेट डेल्टा इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसका हम वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको हम जैसे पहले फाइंड करते थे एक्सपेंड करके, आप वैसे ही फाइंड करो। अभी यहां पे एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग R1। ठीक है, क्या दीजिएगा, 1 R1 से किए एक्सपेंड तो 1, ठीक है, दिस रो दिस कॉलम डिलीट 5 6 8 9, फिर क्या देते हैं, माइनस देते हो 2, फिर क्या होगा, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल 4 6 7 9, फिर क्या होगा, प्लस प्लस क्या 3, फिर क्या दोगे 4 5 7 8, कीजिए इसको क्रॉस, 5 को 9 से 45 माइनस 48 माइनस 2 इंटू कितना ये हुआ, 4 को 9 से 36 माइनस 42 प्लस 3 इंटू इसको इसे कीजिए 32 माइनस 35, दिस इक्वल्स टू ये कितना हो गया, -3 माइनस 2 इंटू ये कितना होगा, -6 प्लस 3 इंटू ये कितना हो गया आपका, -3, दिस इक्वल्स टू -3 माइनस 2 इंटू -6 प्लस 12 माइनस 9, दिस इक्वल्स टू -3 माइनस 9 माइनस 12 प्लस 12 क्या मिला, 0 आ गया। ठीक है, अब इसी को हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं। यहां क्या कहा, रो को कॉलम में चेंज कर दो या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दो, वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। अब हम इसका ट्रांसपोज करके तब इसका फाइंड करते हैं वैल्यू और देखते हैं क्या 0 आता है, बिल्कुल 0 ही आएगा। ठीक है,
अब देखो हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो उसको हम देते हैं क्या, डेल्टा डैश दे देते हैं नाम। कीजिए ट्रांसपोज, कैसे करते हो, रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में, जैसे इच्छा है आप कर सकते हो। दिस इक्वल्स टू, दिस इज द फर्स्ट रो, तो दिस इज द फर्स्ट कॉलम, 4 5 6 सेकेंड रो, 4 5 6, ठीक है, क्या हो गया, सेकेंड कॉलम, 7 8 9 थर्ड रो, तो 7 8 9 थर्ड कॉलम, ठीक है। अब मैं इसे एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंड along R1, ठीक है। मैं यहां नीचे कर देता हूं, दिस इक्वल्स टू, देखिए R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किए हैं, तो 1 एलिमेंट है 1, फिर क्या होगा, दिस कैंसिल, 5 8 6 9, फिर क्या देते हो, यहां प्लस ये माइनस होता है, -4, फिर क्या होगा, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, 2 8 3 9, फिर क्या होता है, प्लस प्लस क्या है, 7, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, 2 5 3 6, क्लियर है। दिस इक्वल्स टू, आप कीजिए इसको मल्टीप्लाई क्रॉस, ये क्या होगा आपका 45 माइनस 48 माइनस 4 इंटू कितना ये हुआ 18, 18 माइनस 3 टाइम्स 8 24 प्लस 7 इंटू 12 माइनस 15, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 45 माइनस 48 माइनस 3 माइनस 4 इंटू 18 माइनस 24, ये आपका हो गया -6 प्लस 7 इंटू 12 माइनस 15 माइनस 3, दिस इक्वल्स टू -3 माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स 6 24 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 7 टाइम्स 3 21 माइनस 3 माइनस 21 माइनस 24 प्लस 24, दिस इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब देख लीजिए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी क्या है 0। इससे हम क्या समझे कि कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, यदि हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो उसके वैल्यू में भी कोई चेंजिंग नहीं होता है। यही था क्या आपका प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर कितना, सेकेंड को। सेकेंड देंगे, इफ एनी 2 rows or columns of a determinant are interchanged then the sign of a determinant are changed, but the numerical value remaining same। क्या दिए, इफ एनी 2 rows और क्या है कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, कहता है क्या, यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दें, अदला बदली कर दें, तो क्या कहा, देन द साइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर चेंज्ड, तब कहता है क्या, डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, बट द न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेनिंग सेम, लेकिन उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम रहेगा, ठीक है। आप देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, लेट डेल्टा इक्वल्स टू 1 3 5 2 4 6
078 ऐसा ले लिया, ठीक है। तो पहले हम करते हैं क्या, इसको एक्सपेंड करके पहले हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, है ना। यहां ये कहना क्या चाहता है कि यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई दो कॉलम को या कोई दो रो को आपस में अदला बदली कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो इसके वैल्यू में, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ इसका साइन चेंज हो जाएगा। सपोज कर लो क्या कि मैंने इसको एक्सपेंड किया और इसका वैल्यू हमको आया अल्फा, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आया, अल्फा। अब जब हम इसके किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को आपस में अदला बदली कर दें, तब इसका वैल्यू क्या आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगा, क्या का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस अल्फा आएगा, ऐसा कहता है। अब देखिए मैं उसको प्रूफ कर दिखा देता हूं आपको। तो इसे एक्सपेंड पहले कर लेते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1 कर लेते हैं, ठीक है। दिस इक्वल्स टू क्या देंगे 1, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, 4 7 6 8, फिर होगा क्या -2 क्या देंगे 3 7 5 8, फिर क्या होगा +0, उसे मैं छोड़ देता हूं, वो सब 0 हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू कितना ये हुआ 32 - 42, ठीक है, -2 इंटू ये क्या होगा 3 × 8 24 -35। दिस इक्वल्स टू 32 - 42 -10 -2 इंटू इसे कर लो माइनस, तो ये कितना आपका आएगा -11, कितना हुआ ये -11, 35 - 24। दिस इक्वल्स टू -10 + 22, दिस इक्वल्स टू क्या 12, कितना आया मेरे को 12 आया। अब देखिए, अब इसके किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा -12 आएगा। आप देखिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंजिंग R1 एंड R2, यानी ऑपरेट कर देंगे क्या, डेट इज ऑपरेट कर देंगे क्या R1 इंटरचेंज R2 कीजिए, तो क्या मिलेगा, तो डेल्टा डैश देते हैं, नाम दें, R1 R2 को हम इंटरचेंज किए हैं, ये रहा आपका R1, ये रहा आपका R2, इस दोनों को किए इंटरचेंज, तो 3 4 7, यहाँ 1 2 0 और ये 5 6 8, ठीक है। इसको भी हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1, कहीं से एक्सपेंड करो कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए। दिस इक्वल्स टू 3 इंटू क्या होगा, दिस कैंसिल 2 0 6 8 माइनस क्या देंगे 4, फिर क्या होगा 1 0 5 8, फिर क्या देंगे प्लस क्या देंगे 7, दिस कैंसिल 1 2 5 6, दिस इक्वल्स टू फाइंड कीजिए इसको 3 इंटू ये क्या होगा 16 -0 -4 इंटू ये क्या होगा 8 -0, फिर +7, ये क्या होगा 6 -10, दिस इक्वल्स टू 16 -0 16, 16 × 3 ये क्या होगा 48, -8 -0 8 हो गया, 8 × 4 32 दे देंगे 32 प्लस 6 -10 -4 -4 × 7 -28, तो ये प्लस घटा दीजिए -28, ठीक है। अब देखिए 48 माइनस इस दोनों पर ऐड कीजिए, तो ये कितना हो गया आपका 8 10, यानी आपका कितना 3 6 60 हो गया, इसको हटाइए तो कितना आपका आया -12 आया, यही हुआ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी सेकेंड क्या कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनांट के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाता है। क्लियर है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर कितना थर्ड को, देखते हैं प्रॉपर्टी 3, यह है आपका इफ एनी टू
रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट are identical, then its value is 0. क्या कहता है? If any two rows or columns of a determinant are identical, identical का मतलब क्या हुआ? इक्वल. ठीक है, तो यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम इक्वल हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है. ठीक है, देखिए कैसे. लेट डेल्टा इक्वल्स टू ए बी सी, A1 B1 C1 A B C, ऐसा हम एक ले लिए डिटर्मिनेंट. ठीक है, ऐसा मान लिए. अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं? R1 और R3 दोनों क्या है? इक्वल है. तो हम कहेंगे क्या? इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा. आप इसको प्रूव दो तरीके से कर सकते हो. एक क्या, आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, जिसका एक्सपेंशन जो निकलेगा वो क्या आ जाएगा? 0 आएगा वैल्यू इसका. सेकेंड मेथड क्या है? प्रॉपर्टी का यूज करके बनाएंगे. कैसे? आप देख लो. हम क्या करते हैं, इसमें ऑपरेट कर देते हैं. ऑपरेट क्या कर दिए? R1 इंटरचेंज R2. R1 और R2 इस दो रो को क्या किए? इंटरचेंज किए, आपस इसको अदला बदली कर रहे हैं. तो बतलाइए डेल्टा इक्वल टू क्या मिलेगा? A1 B1 C1, और यहाँ क्या होगा? A B C, और यहाँ R3 पहले से है क्या? A B C. ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टी सेकेंड में क्या, कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में अदला बदली कर दो तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ उसका क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है. ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है वैल्यू वही रहेगा, सिर्फ क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है, दिस इंप्लाइज डेल्टा इक्वल्स टू माइनस, इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू क्या है? डेल्टा है, तो ये क्या होगा? डेल्टा होगा. दिस इंप्लाइज, इधर ले आओ तो 2 डेल्टा इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज डेल्टा इक्वल्स टू 0. ठीक है, सेकेंड प्रूफ कैसे करेंगे? तो आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो कहीं से भी, तो सब कट के क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. ठीक है, देखते हैं प्रॉपर्टी 4 है आपका. इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम is multiplied by a non-zero number k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant. ठीक है, क्या कहता है? इफ ईच एलिमेंट किसका? किसी रो का या किसी कॉलम का. ठीक है, if each element of a row or column is multiplied by a non-zero number k. ठीक है, कहता है क्या? यदि किसी डिटर्मिनेंट के ईच एलिमेंट को, किसके ईच एलिमेंट को? किसी रो या किसी कॉलम के. यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम
कि ईच एलिमेंट को किसी नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई किया जाए, गुना किया जाए, तब कहा देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट, तो नए डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा k टाइम्स वो k गुना बढ़ जाता है, किससे? द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। पहले से यदि कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उस डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नए डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू बनता है वो क्या होता है? जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किए होंगे उतने नंबर से उतना गुना वो बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे? देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। लेट डेल्टा इक्वल्स टू 1 0 5 2 3 7 -3 4 6 ऐसा ले लिया। तो पहले हम करते हैं क्या कि इसको एक्सपेंड करके इसका वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं क्या आता है। फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट के कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या कि उस नए डिटर्मिनेंट का वैल्यू इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू से उतना गुना बढ़ता है कि नहीं। चलिए पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड एलॉन्ग R1 अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कीजिए, क्या मिलेगा? दिस इक्वल्स टू 1 ऑफ क्या 3 7 4 6, फिर देते हैं माइनस, तो जीरो एलिमेंट है, देते हैं छोड़, सब टोटल क्या होगा? जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस फिर क्या प्लस होता है 5 देंगे, 5 ऑफ क्या 2 3 -3 4, इसको फाइंड कर लीजिए। ये कितना हो गया? 18 -28 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 9, दिस इक्वल्स टू -10 प्लस 5 इंटू ये कितना हो गया 17 -10 प्लस ये कितना हो जाएगा 85 और ये कितना आ गया 75 आ गया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्या, इसी डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को जो है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि हम क्या करते हैं, ये आपका क्या है R1 है, मान लो क्या इस R1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना से 2 से। तो रूल क्या कहा, प्रॉपर्टी क्या कहा कि यदि आप किसी नॉन-जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जिस नंबर से गुना करेंगे, तो नए डिटर्मिनेंट का वैल्यू उतना गुना बढ़ जाएगा। तो हमने क्या किया कि इस R1 को 2 से गुना करेंगे। ठीक है, इस R1 को 2 से गुना करेंगे तो जो नया बनेगा डिटर्मिनेंट उसका वैल्यू क्या आएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, मतलब 150 आना चाहिए। देखते हैं 150 आता है कि नहीं। तो हमने क्या किया, R1 को मल्टीप्लाई किया कितना से 2 से। ठीक है, तो 2R1, देखते हैं डेल्टा डैश देते नाम दे इसका, तो ये क्या होगा 2 0 10 R2 वैसे तो लिख, ठीक है, -3 4 6, इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड एलॉन्ग R1 ही करती है, दिस इक्वल्स टू क्या देंगे 2 ऑफ क्या 3 7 4 6, फिर क्या होगा यहाँ पे -0 छोड़ते हैं, फिर प्लस क्या 10 ऑफ 2 3 -3 4, दिस इक्वल्स टू ये क्या मिला 18 -28 प्लस 10 ऑफ 8 प्लस 9, दिस इक्वल्स टू 2 इंटू ये कितना हो गया आपका -10 प्लस 10, ये कितना हो गया आपका 17, ये हो गया आपका -20 और ये हो गया 170, दिस इक्वल्स टू 150। आप देख सकते हैं, आया ये, इसको आप लिख सकते हो क्या 2 इंटू 75 2 इंटू क्या डेल्टा,
नहीं हो गया, ठीक है। इससे हम लोग क्या समझे कि कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उस डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नए डिटर्मिनेंट जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, उतने नंबर तक गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाने में हम लोग को वहाँ पे आवश्यकता पड़ता है कि उस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो को, किसी भी कॉलम को 2 से 3 से या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का हमको आवश्यकता पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, गुना या भाग आप जो भी कर रहे हो, यदि आपने गुना किया है तो आंसर मेरा बैलेंस रहे, इसके लिए आपको यहाँ पर भाग भी करना होगा। यदि हम भाग नहीं करते हैं तो आप देखते हैं कि उतना गुना उसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें देखो एक बात और है, वो क्या है कि मान लो कि डेल्टा इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 0 1 5 7 3 0 9, ये 9 आपका है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। मान लो कि हमको निकालना है, सपोज कर लो क्या कि 2 डेल्टा आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 2 डेल्टा निकालना है। तो 2 ऑफ 2 3 0 1 5 7 3 0 9, ठीक है, लिख दिया। अब इस 2 से इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है, इस 2 से इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो याद कीजिए आप मैट्रिसेज को, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होता है तो उसके ईच एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है। यहां क्या होगा, यदि हमको इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 जो है किसी भी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। आप किसी में भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि मान लो कि हमको इसको लिख दिए 2 3 0 2 10 14 3 0 9, ये हो गया मल्टीप्लाई। आप कहीं भी किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में कर सकते हो। जबकि मैट्रिसेज मेरा क्या कहता था कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो ईच एलिमेंट में आप करेंगे, यहां ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर डेल्टा इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 6 3 9 12 5 1 0, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और कॉमन करने की भी बात जब होती थी मैट्रिसेज में, तो मैट्रिसेज से हम कॉमन कब करते थे, जब तक कि सारे एलिमेंट में कुछ कॉमन ना आ जाए तब तक कॉमन नहीं करते थे। यहां ऐसी बात नहीं है। यदि किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में यदि कोई एलिमेंट, कोई भी नंबर कॉमन आता है तो हम कॉमन कर सकते हैं। यानी यहां कॉमन करते हैं किससे, किसी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से करते हैं कॉमन। तो आप देख सकते हो कि यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि R1 से 2 कॉमन आएगा, R3 से 3 कॉमन आएगा। तो बाहर आप लिख सकते हो क्या, इसके बाहर में 2 कॉमन किए, फिर यहां से 3 कॉमन किए तो क्या मिलेगा, यहां पे 1 2 3, यहां क्या मिलेगा 1 3 4 और नीचे जो है 5 1 0। इस तरीके से करते हैं हम लोग काम। बात समझ आई कि नहीं, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमको मिलेगा ही कि गुना या भाग करना पड़ सकता है। यदि आपने गुना किया है तो इसकी आंसर को बैलेंस करने के लिए आपको भाग भी करना पड़ेगा, या आपने भाग किया है तो बैलेंस करने के लिए आपको गुना भी करना पड़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़े, देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। ये आपका है इफ सम और all elements of a row or column of a determinant are expressed as the sum of two or more terms
then the determinant can be expressed as the sum of two determinants। ठीक है, ये है। इसमें क्या है कि कोई भी एक डिटर्मिनांट दिया हुआ है, उस डिटर्मिनांट को दो डिटर्मिनांट के योगफल के रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे। ठीक है, और ये कब संभव होगा? जब उस डिटर्मिनांट के रो या कॉलम क्या हो, एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स। जब उस डिटर्मिनांट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सारा एलिमेंट दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में होगा। ठीक है, कैसे? आप देखो, मैं इसे एग्जांपल्स बताता हूं। लेट डेल्टा इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये ऐसा दिया हुआ है। हम देख क्या रहे हैं कि इस डिटर्मिनांट का R1 जो है वो दो टर्म का सम के रूप में दिया हुआ है, तभी हम इस डिटर्मिनांट को दो डिटर्मिनांट के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 नहीं होता तो फिर हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे होता है। तो पहले ये देखो कि ज्वाइंट कहाँ है, जंक्शन पॉइंट कहाँ है मेरा, तो यही मेरा जंक्शन हुआ। ठीक है, कहाँ ज्वाइंट है? R1 में ज्वाइंट है। ठीक है, तो देखो दो डिटर्मिनांट जो हम बनाएंगे एज द सम बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा? ज्वाइंट कहाँ है? R1 में है। आप R1 को छोड़ दीजिए, पहले R2 और क्या है? R3। तो दोनों डिटर्मिनांट का R2 और R3 सेम होगा। तो हम पहले उसको भर लेते हैं, B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ भी आप वही करोगे, B1 B2 B3 C1 C2 C3 भर लिए। अब देखो यहाँ पे R1 क्या दिया हुआ? A1 प्लस लैम्डा 1। तो आप यहाँ लिखिए A1, यहाँ लिखिए लैम्डा 1। फिर क्या? A2 प्लस लैम्डा 2 है, तो आप यहाँ लिखो A2, यहाँ लिखो लैम्डा 2। फिर क्या है? यहाँ A3 है और यहाँ लिखिए लैम्डा 3। ये तरीका हुआ। ठीक है, और भी देखो, मैं एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ। सेकेंड देखिए, लेट डेल्टा इक्वल्स टू A1 B1 C1 प्लस क्या? D1, A2 B2 C2 प्लस D2, A3 B3 C3 प्लस क्या? D3। दिस इक्वल्स टू, हमको एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनांट्स। ठीक है, पहले आप ये देखो कि ज्वाइंट कहाँ है, तो हम देख रहे हैं क्या ज्वाइंट है, कहाँ? C3 में है। तो C1 C2 दोनों डिटर्मिनांट का सेम रखेंगे। देख लीजिए, A1 A2 A3 B1 B2 B3 है ये। फिर यहाँ भी A1 A2 A3 B1 B2 B3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ज्वाइंट है, तो C1 प्लस D1, तो C1 पहले वाले में D1 बाद वाले में, तो यहाँ देंगे C1, यहाँ देंगे D1। फिर यहाँ C2, यहाँ D2, यहाँ C3, यहाँ C3 और यहाँ D3। ये तरीका है ना, समझ आ गया। देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। ये है इफ एनी रो और कॉलम of a determinant is multiplied by a number or any expression
and then added or subtracted from any other row or column, then the value of the determinant remains unchanged। ठीक है, क्या कहता है, इफ एनी रो और कॉलम, ठीक है, ऑफ अ डिटर्मिनांट, यदि किसी डिटर्मिनांट के किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाए, किससे, और नंबर, किसी नंबर से या फिर किसी एक्सप्रेशन से, और तब एंड देन, और तब एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर रो और कॉलम, और तब फिर क्या कहा, किसी दूसरे रो या कॉलम में उसे जोड़ दे या घटा दे, तो डिटर्मिनांट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का मैक्सिमम यूज होता है क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहता है क्या, कि किसी डिटर्मिनांट के कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या किसी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, किसी भी एक रो कहता है, किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसे किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम के साथ जोड़ दें या घटा दें, तो उस डिटर्मिनांट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, लेट डेल्टा इक्वल्स टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, आप याद करो मैट्रिसेस हम लोग पढ़े थे, मैट्रिसेस में किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते थे, तो इन्वर्स फाइंड किए थे हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो वहाँ जो हम लोग ऑपरेशन यूज करते थे, जो ऑपरेटिंग करते थे, है ना, तो उसी टाइप का ऑपरेटिंग हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ क्या कहा कि किसी रो को किसी रो में जोड़ दो, घटा दो, या किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम में जोड़ दो, घटा दो, तो इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। या आप इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी दूसरे रो के साथ जोड़ लो, घटा लो, तो भी इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। यदि हमने ऑपरेटिंग कर दिया R1 टेंस टू R1 प्लस क्या R2 कर दिया, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आपको पता है ऑपरेट कैसे करते हैं, पहले कर चुके हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे क्या, A1 प्लस A2, R1 R2 को जोड़ रहे हैं हम लोग, उस दोनों को जोड़ के क्या लिखेंगे, R1 के प्लस लिखेंगे, तो A1 प्लस A2, फिर क्या होगा ये B1 प्लस B2, फिर क्या होगा ये C1 प्लस C2, R2 R3 नो चेंज, उसे वैसे देंगे लिख A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये आ गया। तो इसका जो वैल्यू निकलेगा, ठीक है, और इसका जो वैल्यू निकलेगा वो दोनों वैल्यू आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। आप इसका प्रूफ देखना चाहेंगे तो आप इसको एक्सपेंड कर लो, इसको एक्सपेंड करो, दोनों का एक्सपेंशन आपको सेम मिलेगा। ठीक है, यदि फिर हमको इच्छा हुआ कि इसे हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें और करके इसमें हम घटा दें या फिर इसको जोड़ दें इसमें, तो भी इसके वैल्यू कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप कुछ भी ऑपरेटिंग कर दो, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 कर दो, ठीक है, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, कुछ भी ऑपरेटिंग कर दो, वैल्यू में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मैट्रिसेज में जैसे हम लोग पढ़ते थे क्या,
यदि हम लोग रो ऑपरेशन को यूज किए हैं, रो ऑपरेशन सेलेक्ट किए हैं, तो टोटली ऑपरेशन हम लोग रो से ही करते थे, या कॉलम को किए हैं सिलेक्ट तो कॉलम्स करते थे। यहाँ ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ फ्री हो। यदि हम पहले स्टेप में ऑपरेट किए हैं रो से, तो बाद में हम कॉलम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ये है एक साथ साइमल्टेनियस कॉलम एंड रो ऑपरेशन आर नॉट अलाउड। दोनों एक साथ नहीं कर सकते, एक रो से एक कॉलम से, ये दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं, अलग अलग स्टेप में कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन आप कितना कर सकते हो, तो वो डिपेंड करता है इसके ऑर्डर पर। अभी इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है ना, तो मैक्सिमम हम ऑपरेट कर सकते हैं इसके ऑर्डर से एक कम, तो ऑर्डर 3 है, एक कम कितना 2 हो गया। एक साथ मैक्सिमम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। क्लियर है। और इसमें क्या ध्यान दीजिएगा कि R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R2 टेंस टू R2 माइनस R3, R3 टेंस टू R3 माइनस क्या R1। इस टाइप का भी हम लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे। हमने क्या कहा, यदि ऑर्डर 3 का है तो ऑपरेशन 2 ही करना है मैक्सिमम, तीसरा आएगा ही नहीं। यदि आप ऐसा कर भी देते हो तो उस कंडीशन में उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग एक साथ यूज नहीं करेंगे। मैक्सिमम कितना करना होगा, तो ऑर्डर 3 है तो मैक्सिमम कितना 2 करेंगे, उसके एक कम करेंगे। ऑर्डर 4 का होता तो क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम 3 एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे आप बनाएंगे तो उसमें जो है इस प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चन बनाने में, है ना। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे आप देख लेंगे। लेकिन जिस टाइप का ऑपरेशन हम लोग मैट्रिसेज में इन्वर्स फाइंड करने में करते थे, ठीक उसी टाइप का ऑपरेटिंग हम लोग को यहाँ करने पर मिलेगा। ठीक है, देखिए अब प्रॉपर्टी नंबर 7 ये है, इफ ऑल एलिमेंट्स below the leading diagonal or above the leading diagonal or except leading diagonal elements are 0, then the determinant equal to multiplied of all diagonal elements। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या करता है, इफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, पहली बात क्या कहा, ऑल एलिमेंट्स, क्या ऑल एलिमेंट्स कहा जी, बिलो द लीडिंग डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट, और या एबव द लीडिंग डायगोनल। पहले क्या कहा कि बिलो द लीडिंग डायगोनल मतलब लीडिंग डायगोनल के नीचे का, या लीडिंग डायगोनल के ऊपर का, या एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सब क्या हो, 0 हो। ठीक है, फिर देखिए कहता है क्या कि लीडिंग डायगोनल के नीचे का एलिमेंट, या लीडिंग डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट, या लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के सब क्या हो, 0 हो, तब उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू
मल्टीप्लाइड ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। तो उस डिटरमिनेंट के वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? तो डायगोनल के एलिमेंट को गुना करने से जो आएगा वही उसका वैल्यू बनेगा। देखिए एग्जांपल लेते हैं। देखिए डेल्टा इक्वल्स टू क्या रहेगा? A1 B1 C1 0 B2 C2 0 0 C3 ऐसा रहेगा। या इसमें क्या आप दिखाएं कि लीडिंग डायगोनल, ये सिर्फ डायगोनल कहो, लीडिंग डायगोनल कहो, प्रिंसिपल डायगोनल कहो, सबका मीनिंग एक ही होता है। तो लीडिंग डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट जीरो है। फिर क्या कहा? लीडिंग डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट जीरो हो। आप ऐसा लीजिए, दिस इक्वल्स टू A1 0 0 A2 B2 0 A3 B3 C3। इसमें क्या लिए? लीडिंग डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट जीरो कर दिए। अब फिर क्या कहा? A1 0 0 0 B2 0 0 0 C3। अब फिर क्या कहा कि लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो हो जाए। ठीक है, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या मिलेगा? तो दिस इक्वल्स टू कहा क्या होगा? तो डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही होगा। सब में देखो हम सेम ही लिए हैं, है ना? A1 B2 C3 A1 B2 C3 A1 B2 C3, तो ये होगा A1 B2 C3। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपका प्रॉपर्टी कितना? 7। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। द वैल्यू ऑफ अ SQ symmetric determinant of odd order is always 0 and that of even order is always a perfect square। क्या कहा? द वैल्यू ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, हम पढ़ चुके हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर कहता है क्या? स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑड ऑर्डर का रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? जीरो होता है, जबकि इवन ऑर्डर वाले का हमेशा वैल्यू क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखिए एग्जांपल में, लेट डेल्टा इक्वल्स टू, तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, तो स्क्यू मैट्रिक्स आपको पता होगा, जीरो, डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। जीरो यहाँ लिया, ये जी लिया, H माइनस जी जीरो, F माइनस H माइनस F जीरो, ऐसा लिया। इसको हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। आप देख सकते हो कि डायगोनल का एलिमेंट जीरो है और क्या AIJ इक्वल्स टू माइनस AJI यहाँ पर हो रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/3, जो कि क्या है? ऑड है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? जीरो। यदि आपको ऐसा कहीं पर मिल जाए स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर, तो हम कह सकते हैं उसका वैल्यू क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अब देखिए ये था ऑड ऑर्डर का एग्जांपल। एक लेते हैं इवन का एग्जांपल। डेल्टा इक्वल्स टू देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक ना है, तो स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए डायग्राम में जीरो लेना होगा। तो यहाँ देते हैं जीरो, यहाँ A B C माइनस A जीरो D E माइनस B, और यहाँ पर मतलब ये क्या होगा? माइनस D, यहाँ पे माइनस E
सॉरी यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे f ले लीजिए, ये -c हो जाएगा, -c हो जाएगा, -f हो जाएगा और ये 0। देख लीजिए डायगोनल का एलिमेंट 0 हो गया, ए बी सी, तो यहाँ ए बी सी माइनस में, डी ई, यहाँ डी माइनस में, एफ है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या कहा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो बी ई माइनस सी डी माइनस ए एफ का होल स्क्वायर, आप इसको निकालोगे इसका वैल्यू आपको यही आएगा, ठीक है। तो यही 8 प्रॉपर्टीज है, किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। इससे पहले डिटर्मिनेंट का जो भी क्वेश्चन था हम लोग उसे डायरेक्ट एक्सपेंड करके बनाते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन बनाएंगे उससे डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करेंगे, पहले प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे तब फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन लेते हैं, विदाउट एक्सपेंडिंग prove that x plus y, y plus z, z plus x, z x y 1 1 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन पहला लिए, कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए आपको प्रूव करना है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। मतलब प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए अब जो भी क्वेश्चन बनाएंगे प्रॉपर्टीज का यूज करके बनाएंगे, उस प्रॉपर्टीज से ही अब सारे क्वेश्चन करना है सॉल्व। देखिए तो हम चलते हैं एलएचएस को लेकर बढ़ते हैं, या आप इसको लेट डेल्टा इक्वल टू करके भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। दिस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1, ये दिया हुआ है। इसका वैल्यू क्या है, 0 है। अब आप पहले ये सोचो कि क्या उस प्रॉपर्टी में कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जो वैल्यू 0 देता है, हाँ है ना। अभी हमने प्रॉपर्टी थर्ड बताया था, if any two rows or columns of a determinant are identical then its value is 0। यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आपस में बराबर हो जाएं तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम कुछ ऐसा करें, प्रॉपर्टी कुछ ऐसा लगा दें, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि इसके कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो हम इसका वैल्यू 0 दे सकते हैं, तभी ना होगा बिना एक्सपेंड किए हुए, ठीक है। तो ऐसा हमको थिंक करना पड़ेगा, ऐसा आपको सोचना कि इसमें क्या ऑपरेटिंग करें जिससे ऐसा कुछ हो जाए। तो जैसे हम लोग काम करते थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, उसी ढंग का ऑपरेटिंग यहाँ होगा। आप जैसा गौर कीजिए, जरा सोचिए आप, ये मेरा क्या है, R1 है, ये क्या मेरा R1 है, ये R2 और ये R3। जरा सोचो कि इस R2 को, ये जो R2 देख रहे हो ना, ये R2, इस R2 को हम R1 में जोड़ दें, क्या बोले, इस R1 को, सॉरी इस R2 को हम इस R1 में जोड़ दें तो क्या होता है, आप देखो। यदि इसको हम इसमें जोड़ देते हैं, ये इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ क्या मिलेगा जी, ये इसमें जुड़ गया तो x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ क्या मिलेगा, z प्लस एक्स प्लस वाई, यानी ये भी x प्लस वाई प्लस जेड। यानी कि आपने क्या देखा, जब R2 को R1 में जोड़ा गया तो R1 का सारा एलिमेंट क्या हुआ, सेम हो गया। वो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, और ये भी x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, ठीक है।
तो हमने पढ़ा यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन भी कर सकते हैं। जब हम ये ऑपरेट इसमें कर दिए, स्क्वायर इसमें कर दिए, तो ये सब सेम हो गया, तो उसको हम कॉमन कर सकते हैं। जैसे ही आप x प्लस वाई प्लस जेड को R1 से कॉमन करेंगे तो मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, और R3 में क्या है, वही तो है। तो आपने क्या देखा, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, सो वी कैन से दैट दिस वैल्यू गिव्स 0। क्लियर है? तो ऐसे आपको थिंक करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप एक तो क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इस बात को भी अच्छे से सीख जाओगे। और सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, एक फुल क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही, ये फिक्स है। तो देते हैं क्या ऑपरेटिंग में, क्या आपने क्या किया ऑपरेटिंग, R2 को कहाँ जोड़ा, R1 में। चेंजिंग कहाँ किया, R1 में ना, तो याद कीजिए चेंजिंग की है R1 में, तो R1 टेंस टू क्या लिखेंगे, R1 प्लस क्या R2। तो दिस इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, दिस इक्वल्स टू हमने क्या किया जी, R2 को R1 में जोड़ दिया, तो यहाँ क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर नहीं आएगा, थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है? R2 R3 नो चेंज, उसे वैसे ही आप लिख दो, यहाँ 1 1 1। अब क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड, कहाँ से करेंगे कॉमन, तो R1 से। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू कॉमन कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन कर लिए, क्या बचेगा 1 1 1, जेड x y 1 1 1, दिस इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या 0, दिस इक्वल्स टू क्या हो गया 0, दिस इक्वल्स टू क्या हो गया RHS। और इसका वैल्यू 0 क्यों हुआ, तो आप बाजू में लिख देंगे सिंस R1 इक्वल्स टू क्या R3। क्लियर है? ये था बिना एक्सपेंड किए हुए प्रूव करना। तो सारा क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि बिना एक्सपेंड किए हुए प्रूव करना है, लास्ट में थोड़ा बहुत एक्सपेंड करना पड़ता है। तो वहाँ लिखा होता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस, ऐसा लिखा होता है। ठीक है, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स prove that 1 1 1 x y z x square y square z square, this equals to x minus y y minus z into z minus x। ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं LHS से। LHS इक्वल्स टू 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर। ठीक है, क्या कहा, प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आप प्रूव करो दिस इक्वल्स टू दिस होता है। अब देखो जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज का यूज करके, उसमें कॉन्सेप्ट है, उसका मेन थीम ये है क्या कि हम लोग को कुछ ऐसा करेंगे, आपको पता होगा कि यदि एक ही डिटर्मिनेंट किसी डिटर्मिनेंट में यदि एक ही रो में या एक ही कॉलम में, ठीक है, यदि अधिक से अधिक जीरो आ जाए तो उसका वैल्यू फाइंड करना क्या होता है, थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर करना क्या होगा, हम लोग का मेन थीम क्या होगा कि कुछ हम लोग ऐसा करेंगे कि उस डिटर्मिनेंट के एक ही रो या एक ही कॉलम में मैक्सिमम जीरो आ जाए। ठीक है, आवर मेन थीम वी गेट एट लीस्ट 2 और मोर जीरोज, वी गेट एट लीस्ट 2 जीरोज इन एनी वन रो और इन एनी वन कॉलम। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये होगा कि हम लोग जो है प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए
एक ही रो में या एक ही कॉलम में 2 जीरो को ले आवे। ठीक है, ऐसा इसीलिए जब हमें एक ही रो में या एक ही कॉलम में 2 जीरो आ जाएगा तो उसके बाद का जो काम होगा वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। हम इससे डायरेक्ट भी एक्सपेंड करेंगे तो भी हमें ये रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो सकता है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, इतना वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि गलती होने का चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग का मेन थीम क्या होगा कि प्रॉपर्टीज का यूज करके एक ही रो में या एक ही कॉलम में 2 जीरो को प्राप्त करना। ठीक है, अब सोचो हमने क्या कहा, एक ही रो में या एक ही कॉलम में 2 जीरो को प्राप्त करना हमको है। 2 जीरो हमें कैसे आएगा? ठीक है, तो ये संभव कब है, 2 जीरो कब आएगा? और हम ऐसा काम कर चुके हैं इन्वर्स फाइंड करने में। तो 2 जीरो लाने के लिए संभव तभी है जब उस रो का या उस कॉलम के सारे एलिमेंट इक्वल हो जाए। ठीक है, यदि इक्वल नहीं भी है तो भी हम कर सकते हैं गुना भाग करके, है ना। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि इस डिटरमिनेंट के एक ही कॉलम का सारा एलिमेंट क्या है, इक्वल है। आप देख रहे हो कि C1 का सारा एलिमेंट क्या है, इक्वल है। हमने क्या कहा, हम लोग का मेन थीम क्या होना चाहिए कि कम से कम 2 जीरो हमको लाना है। तो आप ला सकते हो 2 जीरो, बिल्कुल ला सकते हो। यदि हम इस 1 को इस 1 में घटा लें तो क्या हो गया, 0 हो जाएगा, है ना। फिर इसको यदि इस पे घटा लें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप कर सकते हो। देखो ऑपरेटिंग करते हैं, ऑपरेटिंग करते हैं क्या, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड हमने क्या कहा था कि एक साथ 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। एंड क्या, R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ठीक है, हमने क्या किया, अभी ऑपरेट क्या किया, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, मतलब ये आपका R2 है तो इसी R2 को R1 में घटा दिए। फिर अगला क्या किए, ये मेरा R3 है तो इस R3 को R2 में घटा दिए। आप कीजिए, दिस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, चेंजिंग कहाँ हुआ, R1 हुआ ना, कैसे, R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 कीजिए तो 1 माइनस 1 क्या मिलेगा, 0। फिर क्या होगा, ये x माइनस वाई, फिर क्या मिलेगा, ये x स्क्वायर माइनस क्या, वाई स्क्वायर। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या है, अब चेंजिंग कहाँ हुआ है, R2 में ना, R2 माइनस R3। अब R3 को R2 में घटाइए तो 1 माइनस 1 0। फिर क्या होगा, y माइनस जेड, फिर क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और R3 नो चेंज 1, इसको नो चेंज किए हैं। ठीक है, तो इसको लिखिए से 1 जेड स्क्वायर। आई बात समझ में। अब देखो इसमें हम लोग एक काम और कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हो, 0 यहाँ क्या है, x माइनस वाई है, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ y माइनस जेड, यहाँ क्या है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, इसको y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, ये 1 जेड स्क्वायर। अब आप इसमें कुछ ऑब्जर्व कीजिए, आप देखेंगे क्या, देखो यहाँ पर इसमें x माइनस वाई है ना, यहाँ भी है, क्या इस 0 में है, हाँ इस 0 में भी x माइनस वाई है। अरे 0 में तो पूरा दुनिया समाया हुआ है ना, जो चाहो इससे आप वो निकाल सकते हो। तो x माइनस वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी इस डिटरमिनेंट के R1 से x माइनस वाई को कॉमन कर सकते हैं। फिर देखो R2 को y माइनस जेड और यहाँ भी y माइनस जेड है, तो R2 से हम y माइनस जेड को कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, देंगे टेकिंग कॉमन x माइनस वाई एंड y माइनस जेड फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, R1 और R2 से x माइनस वाई और y माइनस जेड को कॉमन करते हैं। देखो दिस इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x माइनस वाई माइनस जेड कॉमन कर लिए
तो R1 में क्या बचेगा यहाँ पर, तो 0 है तो वैसे रहेगा। यहाँ क्या बचेगा जी, यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई, यहाँ क्या है 0 है। अब R2 में यहाँ बचेगा क्या 1, चूँकि आप y माइनस जेड कॉमन किए हो, यहाँ क्या बचेगा y प्लस जेड। R3 वैसे देंगे लिख 1 जेड स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए, अब इसमें हम इससे ज़्यादा कुछ अब कर नहीं सकते हैं, जो करना था कर दिए। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड वहाँ से करेंगे जहाँ हमें 2 0 दिख रहा है। 2 0 आपको कहाँ दिख रहा है, तो कॉलम फर्स्ट में C1 दिखता है, तो एक्सपेंड अलोंग C1। तो यहाँ पर देंगे क्या, एक्सपेंड अलोंग C1, दिस इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अब देखो एक्सपेंड की कहाँ से, C1 से, ठीक है। 0 से तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख देते हैं, लिख प्लस माइनस क्या प्लस, तो 1, ठीक है। दिस इज कैंसिल, तो 1 x प्लस वाई 1 वाई प्लस जेड। 0 वाले को हम लोग शो नहीं करेंगे, जरूरी नहीं है। दिस इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अब इसको आप कर लीजिए सॉल्व, कैसे, y प्लस जेड 1 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस 1 को इससे x प्लस वाई, ठीक है। दिस इक्वल्स टू x माइनस वाई वाई माइनस जेड। देखो ब्रैकेट खुलेगा, माइनस ने किया तो y कट गया, क्या बचा z माइनस एक्स। देख लो इक्वल्स टू RHS आ गया, प्रूव्ड। बात समझ में आई, यही तरीका है। तो हमको करना यही है कि किसी तरह जो है हमको एक ही कॉलम में या एक ही रो में 2 0 ले आना है। 2 0 आने से फ़ायदा क्या हुआ कि एक्सपेंस जो यहाँ पर हम लोग एक्सपेंड किए वो काम बहुत ही आसानी से मेरा हो जाता है, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी रिजल्ट ला सकते हैं, लेकिन हम लोग अब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे, ऑपरेट करके बनाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, लिखा मिला आपको सिर्फ क्या, प्रूव डैट दिस इक्वल्स टू दिस। तो आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करेंगे, आप इसको इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ का यूज करके बनाएंगे, ठीक है। तो बिहार बोर्ड में ये 5 मार्क्स तक में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन, प्रूव डैट x प्लस 4 2x 2x प्लस 4 2x x प्लस 4, दिस इक्वल्स टू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यही है, ठीक है। इस क्वेश्चन पर स्टार लगा दो, ये आपका बिहार बोर्ड के लिए रहेगा क्वेश्चन। कितने मार्क्स में रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। देखिए कैसे बनेगा, LHS इक्वल्स टू x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, मेरा मेन थीम क्या होगा, वी गेट एट लीस्ट 2 zeros इन एनी 1 रो और इन एनी 1 कॉलम, ठीक है। अब यहाँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि C1 का सारा एलिमेंट सेम था, 1 1 1 था, 0 करना बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ अलग से दिया हुआ है। तो आप इसमें देखो कि प्रूफ में क्या करना है, 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। कोई भी प्रूफ का क्वेश्चन हो तो आपका मंजिल क्या है, लक्ष्य क्या है, उसको देख के ही काम किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर 5x प्लस 4 है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि एक ही रो का या एक ही कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब यहां पर सारे एलिमेंट इक्वल दिया हुआ नहीं है
और डायरेक्ट किसी को किसी में घटाने से जोड़ने से कुछ हो नहीं रहा है, जीरो नहीं आ रहा है। जब डायरेक्ट किसी को किसी में घटाने से जीरो नहीं आ रहा है और सारा एलिमेंट एक ही रो का या एक ही कॉलम का सेम दिया हुआ नहीं है, ये दो कंडीशन दिया हुआ नहीं है, तो तीसरी बात क्या आती है कि आप कुछ ऐसा ऑपरेट करो कि एक ही रो के या एक ही कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो जाए। इससे क्या होगा, जब एक ही रो का सारा एलिमेंट सेम हो जाएगा, ये सब बराबर हो जाएगा, तो इसको हम कॉमन तो कर सकते हैं। कॉमन करने के बाद फिर जो बचेगा फिर वहां से जीरो करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, 5x + 4 है इंटू 4 - x का स्क्वायर। आप इसमें एक चीज गौर कीजिए कि ये 2x है, यहाँ 2x है और यहाँ x + 4 है। तो सोचो क्या यदि इस 2x को इसमें जोड़ दें, इस 2x को भी इसमें जोड़ दें, तो 2x 4x और एक x कितना हो गया 5x + 4, वो हमको दिख रहा है। तो हमने अभी क्या किया कि इस 2x को इसमें जोड़ा, इसे भी इसमें जोड़ा, तो काम जो किए हम इसको इस तरीके से, यानी इसे इसमें जोड़ा, इसे भी इसमें जोड़ा। ठीक है, तो ये हमने जो ऑपरेट किया अकॉर्डिंग टू कॉलम ऑपरेट किया, ये मेरा क्या है, कॉलम है। अब देखो क्या कि रो से भी ऑपरेट हो रहा है क्या, यस रो से भी हो रहा है, आप देख सकते हो 2x फिर यहाँ x, तो कितना 5x + 4 हो रहा। तो ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रो एंड अकॉर्डिंग टू कॉलम दोनों से ये ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, आपको जैसे इच्छा है जिससे करना चाहो हो उससे आप कर सकते हो। तो यहाँ देखो मैं इसे कॉलम के अकॉर्डिंग ऑपरेट करता हूँ क्या कि इसे भी इसमें जोड़ देता हूँ और इसे भी इसमें जोड़ देता हूँ। तो ये मेरा क्या है C1 है, ये क्या है C2 है, ये क्या है C3 है। तो ऑपरेट करते हैं क्या C1 टेंस टू C1 प्लस क्या C2 प्लस क्या C3, तीनों कॉलम को जोड़कर C1 के स्थान पर लिखेंगे। कीजिए दिस इक्वल्स टू, आप क्या दोगे, तो देखो ये भी इसमें जुट रहा है, ये भी इसमें जुट रहा है, तो कितना होगा ये आपको कितना हो गया 5x + 4। ठीक है, आप जोड़ कैसे रहे हो, ध्यान दीजिए आप इसको इसमें, इसे को इसमें जोड़ रहे हो, तो सब अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुटेगा, ये इससे फिर इससे 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 जुटेगा। तो आप देखेंगे क्या कि तीनों इक्वल हो रहा है 5x + 4। ठीक है, आप इससे इसमें जोड़ो, इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, इसमें इसको जोड़ो, इसको जोड़िए आपको इतना आएगा। ठीक है, C2 C3 नो चेंज, तो ऐसे तो लिख 2x x + 4 2x x + 4। आप प्रयास कीजिए, आप सोचिए आप कैसा मिलेगा, है ना। रो कॉलम का थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है बच्चे को। ठीक है, आप देखेंगे यहीं पर कि इसे इसमें जोड़ा फिर इसे भी इसमें जोड़ा, तो कैसे हम लोग जोड़ते हैं, तो x + 4 अब प्लस क्या 2x प्लस क्या 2x, कितना है 5x + 4 आया। फिर यहाँ क्या है 2x है, इसको इसमें जोड़े तो 2x + x 3x + क्या 4, फिर ये जो 2x जोड़ दिए कितना हो गया 5x + 4 हो गया। फिर यहाँ क्या 2x, इसको इसमें जोड़ो 2x 4x हो गया, फिर इसको भी जोड़ो कितना हो गया 5x + 4 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या देखते हैं हम लोग क्या कि 5x + 4 एक ही कॉलम में है, तीनों सेम आ गया। अब इसको हम कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या टेकिंग कॉमन 5x + 4 कहाँ से, तो फ्रॉम C1 कॉमन कीजिए। दिस इक्वल्स टू 5x + 4 कॉमन करने के बाद क्या मिला यहाँ 1 1 1। ठीक है, और यहाँ क्या है 2x x + 4 2x x + 4। अब देख लीजिए पिछले वाले क्वेश्चन जैसा आ गया ना 1 1 1 आ गया। अब यहाँ से जीरो करना आसान है, कैसे करोगे जीरो, तो आप क्या करोगे इसको इसमें हटा दो, इसको इसमें, या इसको इसमें हटा दीजिए। तो ऑपरेटिंग क्या करते हैं R1 टेंस टू इस 1 को इसमें हटाते हैं, तो ये मेरा R1 में है, ये R2 में है, तो R1 माइनस क्या R2 एंड क्या देंगे, आप इसको करना है जीरो, तो R2 माइनस क्या R3 R2 टेंस टू R2 माइनस R3। हमें 2 जीरो लाना है,
जैसे भी आपको इच्छा हो आप ला सकते हो, ठीक है। एक ही रो को यानी R3 को ही हम R1 में घटा सकते हैं, R3 को ही हम R2 में घटा सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या मिलेगा, दिस इक्वल्स टू 5x प्लस 4 भी है, तो 5x प्लस 4 पहले दे देंगे। अब क्या बनेगा आपको, R1 माइनस R2 है ना, R1 माइनस R2 है, तो देखिए 1 माइनस 1 क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा। फिर 2x माइनस x माइनस 4, तो ये आपका हो गया x माइनस 4। नेक्स्ट क्या होगा, 2x माइनस 2x, ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, R2 टेंस टू क्या है, R2 माइनस R3, तो R2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। x प्लस 4 माइनस 2x, तो ये क्या मिलेगा, 4 माइनस x मिलेगा, ठीक है। फिर 2x माइनस x माइनस 4, तो क्या मिलेगा, ये x माइनस 4 मिलेगा। R3 नो चेंज 1, इसको इससे लिखते हैं 1 2x और ये x प्लस 4, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, 2 0 हो ही चुका है, तो एक्सपेंड कहाँ से करते हैं, एक्सपेंड एलोंग क्या C1, दिस इक्वल्स टू आप क्या देंगे 5x प्लस 4, तो प्लस माइनस प्लस, तो 1 ऑफ क्या दिस कैंसिल, तो x माइनस 4 0, 4 माइनस x यहाँ x माइनस 4, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 5x प्लस 4, आप इसको क्रॉस कर लीजिएगा, तो x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर, और यहाँ क्या दिया है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, स्क्वायर में है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 का स्क्वायर भी 25 माइनस 5 क्या होता है 25 होता है, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं इसको x माइनस 4 का होल स्क्वायर को 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए दिस इक्वल्स टू क्या RHS हो गया प्रूव्ड। तो आप सोचेंगे क्वेश्चन स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, बस रो और कॉलम में आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, कौन सा रो है कौन सा कॉलम है। यदि एलिमेंट देखो सेम दिया हुआ, ऐसा एलिमेंट सेम रहता है तो जीरो करना आसान है, आप कर लोगे, और सेम नहीं दिया हुआ इस टाइप से है तो देखो कि कुछ जोड़ने पर शायद कुछ बराबर हो रहा होगा, है ना, या घटाने पर, तो उसको पहले आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, हो जाएगा। तो 3-4 क्वेश्चन आप जो है किताब में एग्जाम्पल में देख के ऑपरेटिंग करना, करते करते फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन फटाफट बनेगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, ठीक। और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 जो है आप उसको बनाएंगे, आपसे वो बनेगा, जो नहीं बनेगा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे उसको बतलाएंगे, जो उसका डाउट होगा उसे मैं बता दूंगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में यहीं तक, ओके।